नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद संतोष पर। बच्चों, आपका अपना क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर आप चाहो, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो हमारे साथ जो दूसरे बच्चे हैं उनको पढ़ा सकता है। अगर कोई पढ़ाने का इच्छुक है तो वो कमेंट करके हमें बता सकता है। बाकी कुछ जो पिछले वीडियो मैंने डाले हैं अपने कंप्यूटर से रिलेटेड इनपुट आउटपुट डिवाइस में, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। रितिका जांगड़ जी कह रही हैं कि जल्दी से कंप्यूटर कंप्लीट करवा दीजिए सर। तो बिल्कुल करवाएंगे, जल्दी ही करवा रहे हैं। रवि कुमार और बजरंग शर्मा ने भी कमेंट किया है अच्छे वीडियो के लिए, धन्यवाद इनका। और पंकज बेनीवाल और प्रवीण कुमार ने भी कमेंट करके हमसे इंट्रक्शन किया है। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए जो HSSC में इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि कई बार काफ़ी सारे क्वेश्चन उसी टाइप के या वहीं उठा के HSSC आपको दे देती है, या फिर एक थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं और आपको क्या तैयार करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है। मतलब किसी एग्जाम्स के अंदर जो है, किसी भी एग्जाम के अंदर ये 54 नंबर का क्वेश्चन होगा। द एंटोनिम ऑफ ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का उल्टा क्या होगा इनमें से? ठीक है, तो सबसे पहले हमें ह्यूमिलिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मतलब नम्रता, ठीक है, हम्बलनेस, सादगी, ठीक है, ये कह सकते हैं, साधारण, ठीक है, ह्यूमैनिटी के जैसा ही है ये कुछ न कुछ। तो ह्यूमिलिटी का मतलब होता है नम्रता, या जिसके अंदर घमंड ना हो, ठीक है। तो उसका उल्टा पूछा गया है, तो उसका उल्टा हो जाएगा प्राइड, यानी गर्व या घमंड, ठीक है। बाकी जो वर्ड रह गए हैं, जैसे मीकनेस है या हम्बलनेस है, इसका मतलब भी क्या होता है? नम्रता होता है या साधारणता, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। ह्यूमिलिटी का सिनोनिम क्या है? मीकनेस या हम्बलनेस। और इफेसमेंट का मतलब होता है मिटाना। तो यहाँ पर ह्यूमिलिटी यानी नम्रता का उल्टा हो जाएगा प्राइड यानी गर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ हजार्ड, हजार्ड का समानार्थी क्या होगा? हजार्ड का मतलब होता है संकट, ठीक है। हजार्ड के काफ़ी सारे सिनोनिम हैं। तो हजार्ड का मतलब होता है संकट, तो उसका सिनोनिम होगा पेरिल। पेरिल का मतलब भी क्या होता है? संकट, विपत्ति या खतरा, ठीक है। फनी का मतलब होता है मजाक या मज़ेदार, जैसे फनी जोक, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। सिक्योर का मतलब सुरक्षित। और हेडलोंग, हेडलोंग का मतलब होता है अंधाधुंध, मतलब बिना सोचे समझे, या कह सकते हैं कि सर के बल। कहते हैं ना कि कई बंदे सर के बल काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो बिना सोचे समझे या अंधाधुंध काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हेड लॉन्ग, ठीक है। तो हजार्ड का सिनोनिम हो जाएगा पेरिल। तो इसका मतलब एंटोनिम और सिनोनिम के एक एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष हैज़ बीन इल मॉर्निंग, ठीक है। मनीष सुबह से बीमार है। तो अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, यहाँ पर टेंस की बात की गई है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, जैसे मॉर्निंग है, मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम काउंट किया जाता है, तो उसके लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंस का प्रयोग किया जाएगा टेंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखो हैज़ बीन यूज़ किया गया है ना, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हमेशा सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है। फोर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? फोर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 मंथ, 2 आवर, ए वीक, ठीक है।
तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं की गई है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है कि मनीष सुबह से बीमार है, तो इसलिए सिंस का प्रयोग यहाँ पर सही रहेगा। मनीष हैज़ बीन इल सिंस मॉर्निंग। टिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर फिक्स टाइम की बात किया जाए, जैसे 10 AM। तो 10 AM फिक्स टाइम की बात है ना, लेकिन कंडीशन के लिए, ठीक है। और अनटिल का प्रयोग भी कंडीशन के केस में किया जाता है जहाँ पर फिक्स टाइमिंग ना दी गई हो, लेकिन बात टाइम की ही की गई हो। टिल और अनटिल में यही फ़र्क है। टाइम, टिल का प्रयोग फिक्स टाइम के लिए, जैसे टिल 10 AM, ठीक है। और अनटिल का प्रयोग अनफिक्स टाइम के लिए, जैसे अनटिल सी कम्स बैक, जब तक कि वो वापस नहीं आती। अब वो वापस कब आए ये फिक्स तो है नहीं, तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा होगा सिंस। मनीष हैज़ बीन इल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही आस्क्ड हिज ब्रदर, उसके बाद खालिस्तान दिया गया है। ही हैड स्टोलन हिज पेंसिल, उसने अपने भाई से पूछा क्या उसने मेरी पेंसिल चुराई है, ठीक है। क्या उसने मेरी पेंसिल चुराई है, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है इफ़ का यूज़ होगा, दैट का यूज़ होगा, विच का यूज़ होगा, या नन ऑफ दीज होगा। आप भी सोचिए। देखो इफ़ का यूज़ कहाँ किया जाता है? कंडीशन में, ठीक है। कंडीशनल टेंस भी किया था हमने, पहली बात। दूसरी बात, दैट का यूज़ कहाँ किया जाता है? जहाँ पर इसेंशियलिटी आ जाए, ठीक है। अगर एक सेंटेंस दूसरे का पूरक है तो दैट का यूज़ करेंगे। क्लोज कह सकते हो उसको, या सब क्लोज कह सकते हो। और विच का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पर जो स्मॉल क्लोज है या छोटा क्लोज है उसकी ज़रूरत नहीं हो। इस केस को समझाने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, मैंने अलग से, वो ले लेते हैं। देखो ये एग्जाम्पल हैं, आई एम श्योर दैट ही विल कम। सर्टेनिटी के लिए, निश्चितता के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसेंशियल क्लोज, अगर आप निश्चित हैं, वो कह रहा है कि मैं श्योर हूँ कि वो आएगा, दैट ही विल कम, इसलिए दैट का यूज़ किया, विच का नहीं किया। विच का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? अगर इस सेंटेंस की ज़रूरत ना हो तो हम यहाँ पर विच लगा सकते हैं। आई एम श्योर विच ही विल कम। लेकिन अब यूँ देखो कि अगर इस सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है तो सेंटेंस क्या बच गया? आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ। किस चीज़ को लेकर श्योर हो आप? आंसर तो आपको देना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ को लेकर श्योर हूँ। तो इसलिए ये जो क्लोज है, जो बाकी बचा हुआ क्लोज है, ये ज़रूरी हो गया। ज़रूरी हो गया तो विच की बजाय दैट सही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि अनिश्चितता की बात की जाए, अगर आप निश्चित न हो तो इफ़ का यूज़ कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर इफ़ ही विल कम। देखो सेंटेंस दोनों वही हैं, सिर्फ नोट का प्रयोग किया गया है। नोट का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब यूजर श्योर नहीं है कि वो आएगा। अनसर्टेनिटी की बात हो गई, अनिश्चितता की बात हो गई, तो इफ़ का यूज किया। अनसर्टेनिटी के लिए इफ़ का यूज़ करेंगे, सर्टेन कंडीशन के लिए दैट का यूज़ करेंगे। और अगर क्लोज की ज़रूरत है ही नहीं, इस क्लोज की अगर ज़रूरत ही नहीं है, अगर इसको हटा सकते हैं, अब हटा के देख सकते हो खुद से, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर विच का प्रयोग भी किया जा सकता है। और इफ़ की बजाय वेदर का प्रयोग भी किया जा सकता है। इफ़ और वेदर इंटरचेंजेबल हैं, तो आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल कम भी सही होगा। तो ये था इफ़ कहाँ यूज़ होगा? जहाँ पर सर्टेनिटी की बात ना हो, यानी अनसर्टेन हो स्थिति, जहाँ पर क्वेश्चन हो एक उस चीज़ में। अब वापिस अपने एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। ही आस्क्ड हिज ब्रदर ही हैड स्टोलन हिज पेंसिल। उसने अपने भाई से पूछा। अब उसने पूछा है तो क्या वो सर्टेन है? नहीं। अगर वो निश्चित होता तो वो पूछता ही नहीं। इसका मतलब अनसर्टेनिटी की बात की गई है, उसको पता नहीं था कि उसके भाई ने उसकी पेंसिल चुराई है या नहीं चुराई, तो वो अनिश्चित था। उसने अपने भाई से पूछा क्या उसने उसकी पेंसिल चुराई है। ही आस्क्ड हिज ब्रदर इफ़ ही हैड स्टोलन हिज पेंसिल। दैट कहाँ लगाते अगर सर्टेन होता? अगर वो कहता he said to his brother that he had stolen his pencil। अब वो asked की वजह से क्या हो रहा है? if आ रहा है। यदि said होता
तो वो कहता कि उसने अपने भाई से कहा कि तुमने मेरी पेंसिल चुराई है, तो फिर अब इफ़ नहीं आता। और विच कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर ये जो सेंटेंस था इसकी जरूरत ही ना हो तो विच लगा सकते हैं। ही आस्क्ड हिज ब्रदर विच, इसके बाद अगर हम भूल जाएं इस सेंटेंस को तो क्या इसका कोई मतलब बनता है? ही आस्क्ड हिज ब्रदर विच, तो इसका मतलब ये जो सामने वाला सेंटेंस है ये ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है तो विच का प्रयोग नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इफ़ ही सही रहेगा। नेक्स्ट है 58 यू एंड आई खालिस्तान प्लेइंग एट द मोमेंट, तुम और मैं इस समय खेल रहे हैं। अगर आप हिंदी भी बनाओगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि वर्ब कौन सी आएगी, लेकिन आपको सेंटेंस की हिंदी बनानी अगर आ गई थोड़ी बहुत तो आप लगभग अनुमान लगा सकते हो, लेकिन फिर भी ग्रामर को आप परफेक्टली तभी कर सकते हो जब आपको रूल का पता है, और रूल मैंने काफ़ी आसान तरीके से आपको कराए हैं। देखो यू एंड आई, यू क्या है? एक प्रोनाउन है, और आई भी एक प्रोनाउन है, और ये किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब देखो, हमने हमारे वीडियो में पढ़ा था कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वो दोनों कैसे बिहेव करेंगे? मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बिहेव करेंगे, और ये केस प्रोनाउन के ऊपर भी लागू होगा। ठीक है, ये भी हमने भी किया था कि यदि दो सिंगुलर प्रोनाउन एंड से जुड़े हैं तो दोनों मिलकर एक प्लूरल प्रोनाउन की तरह बिहेव करेंगे, और प्लूरल यदि प्रोनाउन यूज किया गया है आपका तो उसके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज की जाएगी। तो यू एंड आई के साथ कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि ये एंड से जुड़े हैं। तो देखो प्लूरल वर्ब कौन सी है? इज है? नहीं, ये तो सिंगुलर है। एम है? ये भी नहीं है, ये तो हमेशा आई के साथ आती है अकेली। आर है? ये प्लूरल है। वाज है? ये क्या है? सिंगुलर है। इसका मतलब हमारा आंसर तो यही मिल गया हमें। यू एंड आई आर प्लेइंग एट दी मोमेंट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वर्ब भी दे सकता था वाज की बजाय, ठीक है, दे सकता था ना, तो फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाते कि सर ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, फिर कैसे देखेंगे? फिर देखेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है, क्योंकि आर जो है हमारी वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब जो है हमारी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो अब देखो यू एंड आई प्लेइंग, प्लेइंग तो पास्ट में भी आ सकता है। एट दी मोमेंट, इस समय तुम और मैं खेल रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। एट दी मोमेंट क्या दर्शा रहा है? प्रेजेंट को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब आर ही सही होगा, वर नहीं होगा। तो यू एंड आई आर प्लेइंग एट दी मोमेंट। छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे बिना देखे या देखने के बाद भी पता नहीं कैसे क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। प्रैक्टिस की बात है, वीडियो देखिए पुराने, सारे रूल उसके अंदर छोटे से छोटे समय के अंदर समझा रखे हैं आपको। नेक्स्ट है 59 नंबर का क्वेश्चन, आई एम सो लेट टुडे कोमा खालिस्तान आई क्वेश्चन। इसका मतलब ये क्वेश्चन टैग का वीडियो है, सॉरी क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है आपके लिए। ऐड क्वेश्चन टैग ऐड कीजिए, तो इसके लिए आप क्वेश्चन टैग का वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर जो आई एम दिया गया है इसके हिसाब से क्या लगेगा? क्वेश्चन टैग लगेगा, ठीक है। यदि हेल्पिंग वर्ब इज होती है तो क्वेश्चन टैग क्या लगता है? इजंट, ठीक है। आर होती है तो लगता है आरंट, ऐसे ही लगता है ना। लेकिन यहाँ पर एम दिया गया है, तो एम का जो क्वेश्चन टैग है वो एमेंट नहीं है, ये आपको याद रखना है। एम का जो हेल्पिंग वर्ब है वो एमेंट नहीं है। क्या है? आरंट। एमेंट नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? आरंट होगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूछा भी जाता है। यदि आई एम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ठीक है, तो नाउन कहाँ चला जाता है? सबसे आगे चला जाता है क्वेश्चन टैग में, और हेल्पिंग वर्ब जो दी गई है उसको नोट बना के लगाते हैं, लेकिन एमेंट का नोट क्या होता है? आरंट होता है, आपको याद रखना है। आई एम सो लेट टुडे, आरंट आई।
ठीक है, ये सही इसका रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 60। नंबर 60 कहता है माई अंकल टोल्ड मी दैट द रोटन टमाटोज गिव ए बैड स्मेल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन पूछी गई है, तो प्रीपोजिशन आएगी गिव के साथ। ठीक है, ए के साथ तो प्रीपोजिशन आ नहीं सकती, तो गिव के साथ कौन सी प्रीपोजिशन सही रहेगी। मेरे अंकल ने बताया कि जो सड़े हुए टमाटर थे वो एक बुरी स्मेल को क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे। तो अब हमें देखना है कि गिव के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगाएं कि वो उसका मीनिंग छोड़ना हो जाए, स्मेल छोड़ना हो जाए। गिव का मतलब तो वैसे ही देना होता है या छोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो होगी गिव ऑफ, OFF। गिव ऑफ का मतलब होता है त्याग देना, गिव ऑफ त्याग देना या छोड़ना या निकलना। मेनली स्मेल के लिए ही यूज़ होता है ये। जैसे कोई फैक्ट्री है, उससे धुआं निकल रहा है, तो धुआं को कौन छोड़ रहा है, फैक्ट्री गिव ऑफ कर रही है। ठीक है, गिव OFF ऐसे। तो यहाँ पर जो बाकी प्रीपोजिशन दी गई हैं गिव ऑफ, ये तो यूज़ होती नहीं, गिव विद भी नहीं होती और गिव बाई भी, ये प्रीपोजिशन गिव के साथ यूज़ ही नहीं होती हैं। कुछ एक और प्रीपोजिशन है जो गिव के साथ प्रयोग में ले आई जाती हैं, जैसे गिव अप। ठीक है, गिव अप का मतलब क्या होता है, त्याग देना। जैसे आप मेहनत कर रहे हो और फिर आपने गिव अप कर दिया, तो वो होता है त्याग देना, सरेंडर कर देना, क्विट कर देना। तो आपको गिव अप नहीं करना है, ये आपको याद रखना है, आपको लगे रहना है। और गिव अवे, गिव बैक यानी वापस लौटाना। ठीक है, ये गिव के साथ कुछ होते हैं, लेकिन गिव के साथ यहाँ पर सिर्फ ऑफ है। गिव ऑफ का मतलब स्मेल को छोड़ना। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान क्लाउडी वेदर, ऑल द फ्लाइट्स वर कैंसल्ड बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ, अकॉर्डिंग टू, विद ए व्यू टू। कह रहा है कि बारिश के मौसम की वजह से, या बारिश का नहीं, क्लाउडी का मतलब होता है, देखो क्लाउड का मतलब होता है बादल, और क्लाउडी का मतलब आप कह सकते हो जैसे धुंधला कह सकते हो। ठीक है, या जो क्लियर ना हो, तो मतलब धुंधले मौसम की वजह से या ख़राब मौसम की वजह से जो ऑल द फ्लाइट्स वर कैंसल, सभी फ्लाइट्स को क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखो पहली बात यह है कि यहाँ पर बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ, अकॉर्डिंग टू, विद ए व्यू टू का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, के कारण। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। ठीक है, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, और विद ए व्यू टू मतलब के लक्ष्य से या के दृष्टि से। तो यहाँ पर क्लाउडी वेदर की वजह से फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। इसका मतलब जो क्लाउडी वेदर है वो रीजन है फ्लाइट के कैंसिल होने का। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें बिकॉज ऑफ का यूज सही होगा, क्लाउडी वेदर की वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से, के कारण से। इंस्टेड ऑफ का यूज कहाँ करते हैं, अगर ये सेंटेंस जो है ये इसका विरोध कर रहा हो कि इंस्टेड ऑफ क्लाउडी वेदर ऑल द फ्लाइट्स वर, मतलब नो फ्लाइट्स वर कैंसिल्ड, ऐसे कर देते हैं कि नो फ्लाइट्स वर कैंसल्ड, तो ये इसका क्या हो जाता, विरोधाभास हो जाता। ठीक है, विरोधाभास यदि करता कि खराब मौसम के बावजूद फ्लाइट कैंसिल नहीं की गई, तो वहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूज करते हम, इंस्टेड ऑफ क्लाउडी वेदर नो फ्लाइट वर कैंसल। लेकिन यहाँ पर विरोधाभास नहीं है, वो उसका कारण बन रहा है, तो बिकॉज ऑफ का यूज़ किया है। अकॉर्डिंग टू का यूज़ कहाँ करते हैं, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। यदि कोई बोल रहा है और उसका ओपिनियन है, ठीक है, जैसे, या फिर कोई मैंडेटरी है कोई चीज़, जैसे अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब के अनुसार, तो वहाँ पर हम अकॉर्डिंग का यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई क्लाउडी वेदर का अपना ओपिनियन थोड़ी है, वो तो वेदर है। तो अकॉर्डिंग टू क्लाउडी वेदर, क्लाउडी वेदर के अनुसार सारी फ्लाइट कैंसिल की गई, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, तो बिकॉज ऑफ सही रहेगा। विद ए व्यू टू, विद ए व्यू टू का मतलब की दृष्टि से या के लक्ष्य से। इसका यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें फ्यूचर की बात कर रहे हों
कि आज जो हम काम कर रहे हैं उसका इफेक्ट कब पड़ेगा, फ्यूचर के ऊपर पड़ेगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे, विद ए व्यू टू का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ही इज स्टडिंग हार्ड विद ए व्यू टू गोइंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसकी विद ए व्यू टू क्या है, मतलब उसका लक्ष्य क्या है, उसकी दृष्टि कहाँ पर है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाए। तो मेहनत तो आज कर रहा है, लेकिन रिजल्ट कब मिलेगा, फ्यूचर में। ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे मैं आज मेहनत कर रहा हूँ कि कल मैं अपनी एक कंपनी खड़ी करूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब आज मेहनत तो आज की है वो, लेकिन कंपनी कल की है, तो उसमें विद ए व्यू टू का यूज सही रहेगा। तो विद ए व्यू टू का यूज वहाँ होता है जहाँ पर फ्यूचर की बात की जाए रिजल्ट में, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर नहीं है, यहाँ पर तो अभी तो क्लाउडी वेदर है और अभी फ्लाइट कैंसिल है, तो इसका मतलब ये इसका सीधा सीधा रीजन है, यानी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए बिकॉज ऑफ का यूज़ हमने किया है। नेक्स्ट है 62 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, गिव द एडजेक्टिव ऑफ बॉय। बॉय का विशेषण बताएं, यानी लड़के का विशेषण बताएं। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की स्टेट या क्वालिटी बताए, उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो कराया है, वो देख लेना, डिटेल में दे रखा है उसके अंदर। लेकिन अगर बॉय का एडजेक्टिव देखें तो वो क्या होता है, बॉयश। और बॉयश का मतलब होता है जैसे बच्चों का सा, या बालकों का सा, या लड़कपने का। ठीक है, लड़कपने का। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है, विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है। अब इसको बनाने के लिए भी काफ़ी सारे रूल हैं जो इस वीडियो में आपको मैं नहीं बता सकता। वैसे अगर सिंपली देखें तो 8 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का वीडियो भी मैंने आपको करवाया था, वो भी देख लेना आप। उसमें ऑर्डर बता रखा है कि कौन सा किस ऑर्डर पे आता है। एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे कुछ वन है, वन भी एक एडजेक्टिव है क्योंकि वो नंबर को बता रहे हैं, जैसे वन बॉय। ठीक है, तो बॉय नाउन है, लेकिन उसका बॉयज क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे फ्यू है, ब्यूटीफुल है, ओल्ड है, स्मॉल है, ये सब क्या है, एडजेक्टिव हैं। तो बॉय का एडजेक्टिव होगा बॉयश। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।